हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। आज मैं आप लोगों को प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बताऊंगी। इसमें मैं आप लोगों को फोर्थ स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रिय अवस्था को एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, इससे पहले भी मैंने प्याजे की तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो प्याजे की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है और इसको लास्ट स्टेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद प्याजे ने कोई भी स्टेज को एक्सप्लेन नहीं किया था, इसीलिए इसको लास्ट स्टेज भी कहा जाता है। यह स्टेज 11 से 15 इयर्स तक चलती है। यह स्टेज 11 इयर्स से स्टार्ट हो जाएगी और 15 इयर्स तक चलती है। इस स्टेज को मोस्ट एडवांस स्टेज भी कहा जाता है। देखिए, इस स्टेज को मोस्ट एडवांस स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि वो ऑल द मेंटल एक्टिविटीज ही कैन डू इन दिस स्टेज, इसीलिए इस स्टेज को मोस्ट एडवांस स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चा के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। मतलब कि बच्चे की जितना भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना था वो इस स्टेज में हो जाता है, इसीलिए इस स्टेज को मोस्ट एडवांस स्टेज भी कहा जाता है। देखिए, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि प्याजे ने बताई है। देखिए, प्याजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसका क्या मतलब है? देखिए, जो मैंने आपको लास्ट स्टेज बताई थी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज क्यों कहते थे? क्योंकि उस स्टेज में बच्चा जो है वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता था, अमूर्त चिंतन नहीं कर पाता था। लेकिन इस स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो बच्चा है या जो किशोर है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। मतलब कि इस स्टेज में बच्चा इमेजिन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो उसको इमेजिन करेगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। जैसे सपोज करिए, अगर मैंने कहा A is taller than B and B is taller than C, then who is tallest? तो बच्चा बिना कुछ ड्रॉ करे ऐसे माइंड में इमेजिन करके कि A is taller than B and B is taller than C, then A is the tallest, वो अपने माइंड में सोचकर कि A ही सबसे बड़ा है बता देगा। तो इस तरह से मतलब बच्चा जो है इस समय अगर कोई भी चीज उसके सामने मूर्त रूप में प्रेजेंट नहीं है, कोई भी चीज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने माइंड में इमेजिन करके उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। जैसे कि सपोज करिए, मैंने अगर उससे बोला कि देयर इज ए ट्रायंगल और ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो 80 डिग्री है, सेकंड 60 डिग्री है, तो थर्ड एंगल कितना होगा? तो बच्चा अपने माइंड में ही कर लेगा कि 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140 डिग्री एंड 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो मतलब जो थर्ड एंगल है वो 40 डिग्री होगा। तो ये सब कुछ बच्चे अपने माइंड में करे ले रहा है। मतलब उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अब क्या हो गई है? डेवलप हो गई है। इसीलिए बच्चा सब कुछ अपने माइंड में करे ले रहा है। लेकिन जो लास्ट स्टेज थी उसमें बच्चे को क्या करना पड़ रहा था? उसमें बच्चे को ट्रायंगल को क्या करना पड़ रहा था? ऐसे ड्रॉ करना पड़ रहा था। अगर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होगा तो बच्चा ऐसे ट्रायंगल को ड्रॉ करेगा, फिर वो ऐसे लिखेगा 80 डिग्री 60 डिग्री, फिर वो कैलकुलेशन करेगा, उसके बाद ही वो आंसर दे पाएगा। लेकिन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बिना ड्रॉ किए, उसको ड्रॉ करने की नहीं जरूरत है, बिना ड्रॉ किए वो आंसर दे देगा। कैसे दे देगा? वो अपने माइंड में जो भी प्रॉब्लम है उसको इमेजिन करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो इसी तरह से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चों के अंदर या किशोरों के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अब बच्चे माइंड में इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, इस स्टेज में बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग या निगमनात्मक तंकना की जो एबिलिटी है वो डेवलप हो जाएगी। क्या होती है डिडक्टिव थिंकिंग? देखिए, डिडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है रूल से एग्जाम्पल में जाना। मतलब जो रूल्स हमें पता होते हैं उन रूल्स को हम और जगह जो हम यूज कर पाए, मतलब जो और एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम यूज कर पाए, यही क्या है? डिडक्टिव थिंकिंग है। तो इस स्टेज में बच्चे को अगर हम रूल्स बता देंगे तो वो उसको नई नई सिचुएशंस में उन रूल्स को अप्लाई कर पाएगा। तो जो रूल्स होते हैं उनको नए एग्जाम्पल्स में या दूसरे एग्जाम्पल्स में यूज करना ही या उनको अप्लाई करना ही क्या होता है? डिडक्टिव थिंकिंग होती है। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा रूल्स को
और दूसरी नई सिचुएशंस में या कोई दूसरे एग्जाम्पल्स में यूज करना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूं। सपोज करिए ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब आपने बच्चे को ये बता दिया कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इनसाइड एंगल्स का जो वो टोटल होता है, टोटल सम 360 डिग्री होता है। उसको ये रूल पता है कि जो इसके जितने भी इनसाइड एंगल हैं इनका टोटल 360 डिग्री है। तो अब अगर आपने उसको एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि एक आपने प्रॉब्लम दी और इसमें आपने कहा ये 100 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 110 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो बताओ ये जो ABCD, तो ये जो D एंगल है ये कितना है, ये D एंगल कितना है। तो अब बच्चे को पता था कि जो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके जो इनसाइड एंगल है उनका टोटल सम 360 डिग्री होता है। तो वो इन तीनों को ऐड करेगा और उसमें से 360 में से माइनस कर देगा। तो इस तरह से जो रूल हमने बताया था कि इनसाइड एंगल जो होते हैं उनका टोटल सम 360 डिग्री होता है, उसने इस प्रॉब्लम में उस रूल को अप्लाई कर दिया। तो यही क्या है, डिडक्टिव थिंकिंग है। तो मतलब कि इस स्टेज में बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा बता देगा कि जो ये एंगल डी है ये 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से जो रूल्स होते हैं उनको नई नई सिचुएशंस में या नए किसी दूसरे एग्जाम्पल्स में यूज करना ही क्या होता है, डिडक्टिव थिंकिंग होती है। देखिए थर्ड पॉइंट है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, परिकल्पनिक निगमन तर्क का विकास। देखिए ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सभी टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप सुनिएगा। देखिए पियाजे कहते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में बच्चों के अंदर या जो किशोर हैं वो हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है जैसे हम कह सकते हैं कि एक प्रिडिक्शन है या कोई संभावना है। जैसे कि हमने कहा कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो ये मैंने क्या बनाई है, एक हाइपोथेसिस बनाई है, एक प्रिडिक्शन बनाया है। जरूरी नहीं है कि ये रियल हो, ये रियल हो भी सकता है और रियलिटी में नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया, एक कल्पना बनाई है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है या ठंडा पानी पीने से थ्रोट पेन होता है। तो इस स्टेज में जो एडोलसेंट होते हैं वो हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में बच्चा क्या करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि बच्चा क्या करता है, हाइपोथेसिस बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि समझिए ये कोई प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये कोई प्रॉब्लम है। अब इससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे, इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उनको एज्यूम करेगा कि हो सकता है इस प्रॉब्लम का क्या है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो इस तरह से जितने भी फैक्टर होंगे या जितने भी रीजंस होंगे उन सभी से रिलेटेड वो हाइपोथेसिस बनाएगा। फिर जब वो ये हाइपोथेसिस बना लेगा, क्या करेगा, हाइपोथेसिस जब वो बना लेगा फिर वो इन हाइपोथेसिस की जितनी भी उसने हाइपोथेसिस बनाई थी उन सबकी वो क्या करता है, टेस्टिंग करता है। वो एक एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेगा। फिर टेस्टिंग करके वो देखेगा कि कौन सा एक्चुअल में फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस प्रॉब्लम का। तो इस तरह से टेस्टिंग करने के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, कंक्लूजन में पहुंच जाएगा और वो ये देखेगा कि विच फैक्टर इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से सबसे पहले जो एडोलसेंट होगा वो हाइपोथेसिस बनाएगा प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब कई सारी हाइपोथेसिस बनाएगा। फिर उसके बाद वो एक एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करेगा। फिर उसके बाद वो कंक्लूजन में पहुंचेगा कि विच फैक्टर इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में किशोरों के अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो जाती है। मतलब बच्चे प्रॉब्लम से रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके जो है वो उन सभी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं और फिर उसके बाद वो कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए जैसे सपोज करिए एक बच्चा रो रहा है, तो जो बच्चा रो रहा है तो वो क्यों रो रहा है, उसके रोने का क्या कारण है। तो जितने भी कारण हैं हम उसको लेकर हाइपोथेसिस बनाएंगे। जैसे कि हम यह हाइपोथेसिस बनाएंगे कि हो सकता हो बच्चे के चोट लग गई हो इसलिए बच्चा रो रहा है,
या बच्चे का कोई टॉय खो गया है इसलिए बच्चा रो रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि बच्चे के नींद आ रही है इसलिए बच्चा रो रहा है, या बच्चे को भूख लगी है इसलिए बच्चा रो रहा है। तो इस तरह से हमने ये 4 हाइपोथेसिस बना ली। अब जो ये 4 हाइपोथेसिस हैं, जो हमने ये 4 हाइपोथेसिस बनाई हैं, इनकी हम टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे? अब जैसे बच्चे के हमने पहली हाइपोथेसिस बनाई कि हो सकता हो बच्चे के भूख लगी हो इसलिए रो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, उसको खाना देंगे, कुछ भी ऑफर करेंगे, लेकिन वो नहीं खाएगा, तो दैट मीन्स ये हाइपोथेसिस नहीं सही है, मतलब बच्चा भूख की वजह से नहीं रो रहा है, कोई और कारण है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि क्या, उससे पूछेंगे क्या तुम्हारा कोई टॉय खो गया है, तो बच्चा ने कहा नहीं मेरा कोई टॉय नहीं खोया है, तो हम जो है फिर नेक्स्ट हाइपोथेसिस पे जाएंगे कि क्या तुम्हें नींद आ रही है, तो बच्चे के नींद भी नहीं आ रही है। फिर हमने देखा कि बच्चे के क्या है, चोट लग गई है इसीलिए बच्चा रो रहा था। तो जो बाकी जो 3 हाइपोथेसिस थी वो उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और जो 4th हाइपोथेसिस है कि बच्चे के चोट लग गई है इसीलिए बच्चा रो रहा है, मतलब कि कंक्लूजन पे हम पहुंच जाएंगे कि बच्चे के चोट लग गई है, यही इसका रीजन है इसके रोने का, इसी वजह से बच्चा रो रहा है। तो ये क्या होगा, इस हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे कि बच्चा जो है चोट लगने की वजह से रो रहा है। तो इस तरह से पियाजे कहते हैं कि एडोलसेंट क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसके बाद उन हाइपोथेसिस की एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि, और वो प्रूव करते हैं कि आखिर एक्चुअल रीजन क्या है। जैसे कि अभी हमने प्रूव किया कि बच्चे के रोने का असली कारण क्या था, उसके चोट लग जाना। तो इस तरह से जो है पियाजे कहते हैं कि एडोलसेंट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से बहुत ही सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से अब जैसे आप समझ गए कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, मतलब कि सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाई जाती है, उसके बाद एक एक हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे या रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं कि विच इज द एक्चुअल रीजन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से एडोलसेंस इस स्टेज में अपने फ्यूचर को लेकर या अपने किसी गोल को लेकर या सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर हाइपोथेसिस बनाएंगे, और जो भी उनका बेटर ऑप्शन होता है उसको वो ऑप्ट करते हैं। तो इस तरह से जो एडोलसेंट होते हैं वो कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली और लॉजिकली सॉल्व करते हैं, मतलब उनके अंदर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप हो गई है। देखिए पियाजे कहते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो एडोलसेंट हैं उनके अंदर एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है, किशोरावस्था आत्म केंद्रिता पाई जाती है। क्या होता है ये ईगोसेंट्रिज्म? देखिए ईगोसेंट्रिज्म ये होता है, पियाजे कहते हैं कि इस स्टेज में बच्चे अपने अपीयरेंस को लेके, अपने बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस होते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हर कोई उन्हीं को देख रहा है, उन्होंने सही से कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, वो सही से दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या उनका बिहेवियर सही है नहीं है। तो इस तरह से वो खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, तो इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो पियाजे कहते हैं कि एडोलसेंट के अंदर एडोलसेंट ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। फिर इसके बाद इसी जो ईगोसेंट्रिज्म था इसी को डेविड एल्काइंड एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया, मतलब इसी टर्म को उन्होंने एक्सपेंड किया और उन्होंने 2 टर्म दिए, एक है इमेजिनरी ऑडियंस एंड सेकंड है पर्सनल फेवर। इमेजिनरी ऑडियंस या काल्पनिक श्रोता। तो देखिए हम 1 बाय 1 दोनों को समझेंगे, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनिएगा। इमेजिनरी ऑडियंस क्या है या काल्पनिक श्रोता क्या है? देखिए इमेजिनरी का मतलब क्या, इमेजिन कर रहे हैं, मतलब हमारी कल्पना में है, असलियत में ऑडियंस नहीं है लेकिन हम कल्पना कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब जो एडोलसेंट होते हैं वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि हर कोई उनको देख रहा है, एवरीवन इज नोटिसिंग हिम, हर कोई उनको नोटिस कर रहा है, हर कोई उनको देख रहा है, एवरीवन इज वॉचिंग हिम। जैसे वो एक स्टेज पर हैं, जैसे वो एक स्टेज पर हैं और हर कोई उनको देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनको कोई नहीं देख रहा है। जैसे कि अगर कोई हंस भी देगा दूर पे खड़ा होकर तो उन्हें लगेगा कि उन्हीं के ऊपर हंसा जा रहा है,
तो इसी वजह से उनको लगता है कि हर कोई उनको देख रहा है, मतलब चारों तरफ ऑडियंस है जो उनको देख रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने अपीयरेंस को लेके, अपने बिहेवियर को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। वो हमेशा जो है बहुत ज्यादा टाइम मिरर के सामने बिताएंगे कि मैं सही लग रहा हूं नहीं लग रहा हूं, मेरी हेयर स्टाइल सही लग रही है नहीं लग रही, मेरी ड्रेस सही लग रही है नहीं लग रही। जैसे कि जितना बच्चे और एडल्ट नहीं होंगे अपनी अपीयरेंस को लेकर कॉन्शियस, उससे ज्यादा एडोलसेंट होते हैं। तो इसी तरह से डेविड एल्काइन कहते हैं कि इस स्टेज में जो किशोर होते हैं उनको लगता है कि हर कोई उनको देख रहा है, मतलब कि इमेजिनरी ऑडियंस है जो कि उनको देख रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है। मतलब कि वो एक स्टेज पर है और हर कोई उनको नोटिस कर रहा है। तो इसी को कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। देखिए पर्सनल फेबल या व्यक्तिगत कथा का क्या मतलब है। देखिए इस स्टेज में कहते हैं कि एडोलसेंट जो है वो ये समझते हैं कि दैट दे आर यूनिक, कि वो क्या है, वो यूनिक है, वो स्पेशल है, वो विशिष्ट है। मतलब कि वो यूनिक है, इसीलिए उनके थॉट भी यूनिक है, इसीलिए दूसरे उनको समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि वो एक स्पेशल है, इसीलिए जो दूसरे हैं वो उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह से जैसे वो अपने को यूनिक समझते हैं, तो यही क्या है, व्यक्तिगत कथा, मतलब अपने बारे में समझते हैं कि वो क्या है, यूनिक है। और नेक्स्ट थिंग, जैसे वो क्या करते हैं, वो इस स्टेज में रिस्क टेकिंग बिहेवियर करते हैं, मतलब वो रिस्क लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा, इसको बिना सोचे वो रिस्क लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, वो बहुत हाई स्पीड में बाइक चलाएंगे। अगर आप कहेंगे कि भाई तब हाई स्पीड में ना बाइक चलाया करो, एक्सीडेंट हो सकता है, कहेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं होता है, मैं सही से चलाता हूं। मतलब वो अपने ही को ही क्या कह रहे हैं, करेक्ट कह रहे हैं कि वो सही से चलाते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, वो इस स्टेज में रिस्क ले लेते हैं। वो उसका नहीं देखते कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या उसका क्या रिजल्ट होगा, ये सोचे बिना वो रिस्क लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए डेविड एल्काइन कहते हैं कि इस स्टेज में वो सोचते हैं कि इमेजिनरी ऑडियंस है जो कि उन्हें देख रहे हैं। नेक्स्ट, उनको अपने बारे में लगता है कि वो क्या है, वो अपने पर्सनल, क्या वो अपने लिए सोचते हैं कि वो क्या है, यूनिक है या स्पेशल है। इसी को कहते हैं पर्सनल फेबल। देखिए इस तरह से मैंने आपको बताया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में पियाजे कहते हैं कि बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेगा। मतलब अब बच्चा जो भी प्रॉब्लम है उसको कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों लेवल पे सॉल्व कर लेगा। तो इस तरह से बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या अमूर्त चिंतन की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट है डिडक्टिव थिंकिंग। अब बच्चे के अंदर डिडक्टिव थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। अब बच्चा रूल्स को नई नई सिचुएशंस में रखना स्टार्ट कर देगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब इस स्टेज में बच्चा कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड जो भी रीजंस हैं या जो भी फैक्टर्स हैं उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस बनाएगा और फिर उसको साइंटिफिकली सॉल्व करेगा कि आखिर विच इज द एक्चुअल रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का क्या एक्चुअल कारण है या फैक्टर है, इसको प्रूव करेगा। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चा हाइपोथेसिस बनाता है और उसको प्रूव करता है। एडोलसेंस ईगोसेंट्रिज्म, इस स्टेज में बच्चे के अंदर ईगोसेंट्रिज्म पाया जाता है। देखिए इस स्टेज में बच्चा सभी प्रकार की मेंटल एक्टिविटीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि संश्लेषण, विश्लेषण, एनालिसिस, सिंथेसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सभी कुछ करना स्टार्ट कर देता है। और इस स्टेज को फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसको एडवांस्ड लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। मतलब इस स्टेज में बच्चा का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अपने फुलेस्ट पर पहुंच गया है, मतलब वो पूरा का पूरा मैक्सिमम उसका डेवलपमेंट हो गया है। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट मैक्सिमम हो जाता है। वो सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या कॉन्क्रीट हो या कोई भी सिंथेसिस, एनालिसिस या किसी भी चीज के कंक्लूजन पे पहुंचना, वो सभी मेंटल एक्टिविटीज कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए। अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। अगर आपको कोई डाउट हो या आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
है।